आज अपन आरबीआई के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ये कब हुआ स्टार्ट और कैसा था। ये इसका थोड़ा सा हिस्ट्री पता होता है तो फिर क्या होगा, इसकी चीजें आसानी से समझ आने लगेंगी। आरबीआई से लेकर जितने रिलेटेड नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सीएसडब्ल्यूटी में उसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि आरबीआई एक तरीके से फाइनेंस से रिलेट कर रहा है और फाइनेंस जो है कहीं ना कहीं सीएस से रिलेट कर रहा है। किसी भी कंपनी के लॉ की बात करें, अगर लॉ में बहुत मेजर चेंजेस जो आते हैं वो आरबीआई की गाइडलाइन से आते हैं। तो आरबीआई जब भी अपनी कोई गाइडलाइंस में चेंज करता है, डेट वाज अमेंडमेंट, अगर कुछ अमेंडमेंट करता है तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनफैक्ट इसके साथ कुछ ऐसे नोटिफिकेशन जो मतलब कुछ रेपो रेट चेंज होना या इंटरेस्ट रेट चेंज होना, आरबीआई ने किसी चीज पर मतलब अगर ढील दी है या ऐसा कुछ बातें होती हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब इसको समझते हैं। पहले तो आरबीआई के बारे में जान लें कि आरबीआई एक बहुत ही पुराना सेक्टर है, मतलब ये कोई आज का नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब इसको इंडिया ने बनाया था। एक्चुअली अगर इसकी कहानी देखोगे तो आरबीआई बहुत पुराना एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था, जो अंग्रेजों के जमाने से के टाइम पर चालू हुआ था, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश राज कर रहे थे। तो उस समय आरबीआई चालू हुआ था। आरबीआई का नाम उस समय एक प्राइवेट बैंक के नाम से जाना जाता था। लोगों ने बैंकिंग सिस्टम, जो बिजनेसमैन थे उससे फैसिलिटीज ली, फाइनेंस का पैसा जो फाइनेंस करवाना, लोन लेना, धीरे धीरे करके इंटरेस्ट चुकाना। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से अपना सारा कुछ छोड़कर जा रही थी तब इंडिया ने ये कह दिया था कि भाई हम जो सरकार बनाने जा रहे हैं उसमें हम क्या करने वाले हैं, आरबीआई को ही आगे जाकर एक पूरे बैंकों को रोल करने के लिए इसको अपने अंडर में ले लेंगे। तो देखा जाए तो स्टैब्लिश अप्रैल 1 अप्रैल 1935 में ये स्टैब्लिश हो गया था, जो स्टैब्लिश डेट है। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि इसकी एक्ट को पास करने की, मतलब इसके कानून को पास करने की, तो वो पहले ही हो चुका था, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 बोला गया था। मतलब ये कहने का ये बात है कि जब एक्ट आया उससे 1 साल लग गया इसको क्या करने में, लागू करने में। कानून तो बन गए थे। तो आपसे दो बातें, अब देखो, क्या है, अगर आप ट्वेल्थ में पढ़ते तो आपको सिर्फ ये बता दिया जाता कि भैया एक्ट है 1934, खत्म। लेकिन अब आप सीएस का काम करने जा रहे हो, और सीएस में क्या होता है, आपको थोड़ा और डिटेल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें दो डेट है। अब क्या होता है, जैसे ही बोलते हैं भैया आरबीआई, अगर उसने बोला आरबीआई एस्टेब्लिश कब हुआ था और आपको एक्ट याद है, राइट, तो ऑप्शन में आपके क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा जैसे ही आपने देखा कि भैया 1934, अब आप क्या करते हो, ऑप्शन में 34 टिक कर देते हो, क्योंकि आपको बार बार एक्ट याद, क्योंकि आप स्टैब्लिश डेट बार बार नहीं पढ़ोगे, लेकिन एक्ट वाली डेट बार बार पढ़ोगे। ये कंपनी लॉ में भी हो सकता है, कहीं रिलेट कर जाओ, कहीं और पढ़ जाओ, सिक्योरिटी लॉ पढ़ो उसमें आ जाएगा। तो दिमाग को अपने थोड़ा सा ना शांत करके क्वेश्चन पेपर पढ़ना, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसके जो चार ऑप्शन है उसमें अपना आप खुद ही से ऐसा होगा 1934 टिक हो जाएगा। लेकिन अगर वो पूछ क्या रहा है, स्टैब्लिश की डेट पूछ रहा है, तो ईयर बदल गया। वो ईयर क्या हो जाएगा, 1935। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन बातों पर आगे भी गौर रखिएगा कि स्टैब्लिश डेट अलग हो सकती है, एक्ट की डेट अलग हो सकती है। ये हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारा कानून जिस साल पास होता है या जिस साल एक्ट बनता है उसी साल उसको लागू कर दिया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता, जिस साल कानून पास होता है या जिस डेट पे कानून पास होता है उसी टाइम पर लागू नहीं होता। उसको लागू करने का एक टाइम होता है, मतलब कि ये नोटिफिकेशन आता है प्रॉपर ऑफिशियल गैजेट पे, मतलब उसमें ऐसा वो जो अशोक चिन्ह बना रहता है और वो पेपर सरकारी पेपर जैसा बोलते हैं ना, उस पर पूरा लिखा रहता है, और जो स्टैम्प पेपर अनाउंस साइन करके, वो स्टैम्प पेपर तो बेसिकली ऊपर वो रहेगा। लेकिन सरकार जब भी कोई नोटिफिकेशन देती है तो उसके ऊपर अशोक चिन्ह जरूर देखेगा, और वो उसी साइट पे देगी जो उसका मेन उसको लीड साइट करता है। जैसे कि आरबीआई की कोई भी इंफॉर्मेशन तुमको चाहिए तो तुम गूगल नहीं करोगे, गूगल में गलती भी हो सकती है। तुम गूगल कर सकते हो जब तक तुम छोटे लेवल पे हो, जब तुम सीएस बन जाओगे तो तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम खुद से ही आरबीआई के ही साइट पे जाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ धोखा भी हो सकता है। क्योंकि जानते हो ना कि ये तो मतलब इंस्टाग्राम में आजकल कुछ ऐसे वो भी हैं जिन जो मतलब नॉर्मल मीमर्स हैं, वो बेसिकली वैसे चलते हैं। अगर उनने चाह लिया तो वो कोई भी फेक न्यूज़ को सही की न्यूज़ बना देंगे। मतलब वो बिल्कुल ऐसा दिखने लगेगा, हर जगह दिखने लगेगा, इवन गूगल भी वही डेटा उठाता है। ये बात समझ में आ रही है कि भैया वो बोल देगा कि हाँ ये डेट है और ये इसके हिसाब से ये हुआ है। लेकिन जब आप पढ़े लिखे हो जाओगे, समझदार हो जाओगे, तो हर चीज के लिए ऑथेंटिक डेटा के पीछे भागोगे। तो अगर आरबीआई से रिलेटेड कोई बात होगी तो तुम ऐसा नहीं करना उस समय
जब तुम्हारा वो टाइम आएगा। अभी तो ठीक है, चलो अभी बेसिक पे हो क्योंकि अभी सीख रहे हो। उस समय तुमको हर बार आरबीआई की ही साइट पे जाना होगा। सेबी ने कुछ बोला तो सेबी की साइट पे जाना होगा। आईसीएसआई कुछ बोलता है तो आईसीएसआई की साइट पे जाना होगा। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा कि अभी 12th दिया है, दो तीन बच्चों ने बस शैतानी कर दी, एक पोस्ट बना दिया कि लो सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया, और तुम्हारी ऐसी तैसी हो गई, तुम बोले अरे बाप रे। नहीं, तुम सीएस वाले बच्चे हो, तुमको दिमाग लगाना है। तुम क्या करोगे, वो पोस्ट देखोगे और फिर उसके बाद उसको हटाओगे और फिर तुम जाकर खुद चेक करोगे। कौन सी साइट पे जाओगे? सबसे बेसिक नॉलेज पता है क्या है हमारा? पढ़ाई सब करवा देंगे यार, मॉड्यूल भी पढ़ा देंगे, ये भी हो जाए, कोई बड़ी बात तो है नहीं। यूट्यूब में भदेड़े क्लासेस पढ़ी हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। लेकिन समझदारी क्या है कि आपको कब किसका दरवाजा खटखटाना है, पढ़ा लिखा इंसान वो होता है। बात समझ में आ रही है? हमारे देश में आज भी 90% जनता ऐसी है जिसे ये नहीं पता कि एक्चुअली में इस चीज के लिए किसे जाके अप्रोच करना चाहिए। चाहे हमारे गांव के लोगों को देख लो, उनको उनको क्यों बोला जाता है कि उनको क्या पैसे की कमी है? वो तुमसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। उनकी खेती वेती, इससे उनको बहुत पैसा आता है। वो तुमसे तुम्हारी परिवार और तुम्हारे परिवार के जितना तुम्हारी जिंदगी भर कमाएंगे उतना उनके 2-3 एकड़ निकाल देंगे तो वो उतना पैसा कमा लेंगे, उनके पास उतना पैसा है। लेकिन कहाँ मार खा जाते हैं कि नॉलेज, तुम जब बेसिक नॉलेज जानने लगते हो ना कि भाई मेरी गाड़ी का ट्रांसफर कराना है मुझे यहाँ से दूसरे स्टेट, तो मुझे एक पेपर लगवाने हैं। वो पेपर कौन सा है? आरटीओ के पेपर है। डेट मीन्स तुमको कहाँ जाना है? आरटीओ जाना है। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन तुम उस गांव के व्यक्ति से पूछोगे, अब तो वैसे काफी स्टैब्लिश हो गए, इंटरनेट की देन है। लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे तो शायद उनको ये भी नहीं पता होगा। वो पुलिस स्टेशन चले जाएंगे कि उनको ये लगता है कि भाई पुलिस ही करेगी सब कुछ। और पुलिस क्या बोल देती है फिर कि अरे यार कहाँ आ जाते हो, हमें नहीं पता यार, जाओ यहाँ से। और फिर वो आके बैठ जाते हैं, बोलते हैं यार हमारा काम नहीं हुआ। क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे हैं, बताना भी नहीं है, चीजें भी ठीक नहीं। क्या जितना आसान पुलिस वाले को ये कहना होता ना कि जाओ यहाँ से, यहाँ पे ये नहीं होता, ये वो फालतू हमारा सर खा रहे हो, इससे ज्यादा आसान होता कि तुम उसको समझा देते कि भाई वहां जाओ। वो चार को और समझाता और धीरे धीरे करके क्या हो जाती, चीजें ठीक हो जाती। आपको पता है क्योंकि आप सीएस डिपार्टमेंट में जब जाओगे तो आपको पता है कि अगर आपको एक नोटिस आ गया कंपनी पे, आपकी जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उसमें लिखा हुआ है कि भैया आपकी कंपनी का जीएसटी पे नहीं हुआ है, इसके चक्कर में पंगे हुए, तो आपको पता है ना कि अब आपका पाला किससे पड़ने वाला है? टैक्स डिपार्टमेंट से। इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट में आपका जाना होगा, वहां जाके आपकी बात होगी या जो भी होगा। आप तो बैठे पढ़े लिखे हो तो आप ऑनलाइन ही चले जाओगे और ये सब काम कर लोगे। इन्हीं सब चीजों के लिए लोग आपको रख रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? और अगर आपको पैसे कमाने हैं तो इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इतने बुद्धू हो कि भैया मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई टैक्स का नोटिस आया है और तुम यही नहीं समझ पा रहे हो टैक्स का नोटिस के लिए कहाँ बोलना है, किसको बोलना है। सीएस को क्या सिखाया जाता है? यही तो सिखाया जाता है कि आप बचाओगे ना कंपनी को। कैसे बचाओगे जब आपको पता ही नहीं है? आपके हथियार क्या हैं? आपके हथियार ये है कंपनी को बचाने के कि आपको पता है कि कब किसका दरवाजा खटखटाना है। हमारे यहाँ सारे लॉज हैं, सारे सिस्टम है। अब आईपीओ को लेकर कोई नोटिस आया आपको तो आप टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच जाओ कि भैया हमारा ये आईपीओ का नोटिस आया है, हमारे शेयर इशू नहीं हो रहे, हमें रोक दिया गया है। वो हंसेगा तुम पे, सीएस करके आए हो कि मजाक करके आए हो। और ये सब चीजें ना पढ़ाई नहीं सिखाती। कभी कोई टीचर नहीं बोलेगा ये तुमको सीखना है। ये तुम्हें खुद से जनरेट करना होगा, खुद से तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए। अच्छा ये होगा तो कहाँ जाएंगे, ये होना तो कहाँ, क्या क्या प्रोसेस क्या है इसका, ये पता लगाना है। और पूरा जीवन इसमें बीतेगा। ये मत सोचना कि तुम बिल्कुल, कोई भी सीएस ऑलरेडी बिल्कुल इतना दिमाग लेके आता है। समझ समझ कर धीरे धीरे करो और फिर एक टाइम पे उसके इतने सोर्स, इतने जैक बन जाते हैं कि उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बोला आईपीओ से लेके लफड़ा हुआ, बताओ कहाँ जाएगा? आईपीओ शेयर को लेकर कहाँ? सेबी। बात समझ में आ रही है? अगर आप डिपार्टमेंट समझ पा रहे हो कि कौन सा डिपार्टमेंट है जहां आपको पहुंचना है, तो आप एक अच्छे सीएस हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो भाई आप फिर गड़बड़ सीएस हो। फिर आप भी मतलब बोल दीजिएगा कि फिर तो नहीं हो रहा हमसे, कोई नौकरी दे दे, जो बताओगे वो कर लेंगे। खुद की फर्म खोलने का मत सोचना फिर। ज्यादा पैसा खुद का काम में है, ये बात सच है, लेकिन उसके लिए नॉलेज भी चाहिए बेटा। और ये अभी नहीं, धीरे धीरे करके तुम्हें आएगा। चलिए तो वापस आ जाते हैं आरबीआई को लेकर। आरबीआई को लेकर जो बातें बताने जा रहा हूँ, वो आरबीआई क्या क्या काम करता है।
पहला तो मॉनेटरी अथॉरिटी पूरा संभालता है, पूरे इंडिया की बात करें तो मॉनेटरी मतलब पैसे की बात कर रहे हैं, उसकी अथॉरिटी पूरी की पूरी किसके पास है? आरबीआई के पास है। सिंपल है, अपन तो ना काम के बारे में ये लोग नहीं पूछेंगे क्योंकि काम तुम्हें पता ही है ना, फिर भी ये लोग बता रहे हैं तो सुन लेते हैं। रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना मॉनेटरी सिस्टम को, कि कितने नोट छापने कितने नहीं छापने, ये सारा कंट्रोल किसके पास है? क्या नरेंद्र मोदी जी बोलकर और नोट छापवाना चाहते हैं कि भैया हमें थोड़ा और पैसा छाप के दो, हम थोड़ा घूमने जा रहे हैं, तो ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि आरबीआई एक सेपरेट एक्ट है। एक्ट है इसका मतलब वहां पर जो लोग सिलेक्ट हुए, जो वहां बैठे हैं, वो लोग अपनी चलाएंगे, और वो किसी सरकार के अंदर में नहीं आते। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। स्वयं मोदी जी भी बोलेंगे ना, वो ये बोल सकते हैं कि नोट बदल दो, अब ये नोट नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, पुराना से नया कर दो। बात समझो, ये बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते काम करो मुझे 2-3 लाख और छाप के दे दो। ये किसका डिसीजन होगा? आरबीआई। आरबीआई में बोर्ड ऑफ मेंबर्स है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और वो लोग वोटिंग करते हैं, सिस्टम समझते हैं। फिर अगर तुम सोचो कि सरकारें ये कंट्रोल रखते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। उस बैंक को अलग बनाया इसलिए गया कि भाई वो अलग तरीके से चलेगा। ये बात अलग है कि उसके लोगों को सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ही होती है। अब निर्मला सीतारमण को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया तो बीजेपी में वो नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, पढ़े लिखे लोग ही पहुंचेंगे वहां तक। देश चलाना है तो ये जरूरी है। जहां पे अब तुम किसी नेता को पहुंचा दो वहां पर, जो मतलब हो सकता है कि इतना पढ़ा लिखा नहीं है, और तुम उसको गवर्नर बना दो, तो वो देश का कल्याण कर देगा। बात समझ में आ रही है? कि नोट छापने से गरीबी दूर नहीं होगी, महंगाई बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो? जो अभी भी कुछ चीजें तुम्हें धीरे धीरे करके समझ आएंगी। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह को पूरा हैंडल करना। फॉरेन एक्सचेंज को पहले इन लोग पहले खुद ही से हैंडल कर लेते थे, लेकिन बाद में इनको समझ आया कि नहीं यार, इसके लिए एक नया कानून बनाना पड़ेगा, जिसको सेपरेट बॉडी बनाकर चलाना पड़ेगा। डेट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं एग्जीक्यूटिव में। मतलब आरबीआई जो संभाल सकता था वो संभाला, उसके बाद कुछ चीजें उसके उसके ऊपर से जा रही थी, क्योंकि भाई वो इंडिया के नेशन का अपने अंडर के इंटरनल कंट्रोल संभाले, या भैया जो बाहर से तुम लोग जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जो बाहर का फॉरेन करेंसी यहाँ आ रहा है जा रहा है, उसको संभाले। उसके लिए उसने एक नया कानून बनाकर दे दिया। बोला भैया तुमको अगर डील करना तो फिर इससे डील करना। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो फिर इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज के लिए अलग बना दिया। मतलब आज की डेट में अगर आप फॉरेन करेंसी में डील करते हो, मतलब फॉरेन करेंसी डील करना मतलब आप यूएस कि कम आपके कोई ब्रांच है जो यूएस में है, वो पैसे कमा के वहां से यहाँ आ रहे हैं, तो भाई वो इतना आसान नहीं होगा। उसको पूरा एक रूल्स और रेगुलेशन से चलना होगा। डेट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अच्छा, करेंसी बाहर की इंडिया में आना अच्छी बात है या इंडिया की बाहर जाना अच्छी बात है? बाहर की इंडिया में आना अच्छी बात है। इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी और हमारे जो रुपए की वैल्यू जो क्या वो बढ़ेगी। लेकिन वो क्या हो गई, गिरती गई गिरती गई। ठीक है ना? तो उसके पीछे क्या रीजंस है? भाई आप बाहर पर ज्यादा बेस्ड हो गए, आपका पैसा बाहर ज्यादा जाने लगा, और मतलब बाहर का पैसा इधर नहीं आया, मतलब यूएस डॉलर हमारे इंडिया कम आया, हमने ज्यादा भेजा अपना इंडियन रुपीस बाहर, तो वो दिक्कत आ गई। इशूइंग करेंसी, नया करेंसी अगर इशू करने की बात करें तो इनके ऊपर ये पूरी अथॉरिटी है। अगर आपके पास कोई कटे फटे नोट होते हैं तो आप बैंक को दे सकते हैं। बैंक उसको क्या करेगा, सर्कुलेट करने के लिए उसको भेजकर नए नोट उसके लिए प्रिंट करेगा। ये नॉर्मल उनका काम है। आपको पता है जितना करेंसी इंडिया में इशू हुई है, उसमें से प्रिंट कितनी हुई है? अब ये क्वेश्चन बहुत अजीब है, मतलब यार भैया क्या पूछ रहे हो ये आप? मतलब जितनी करेंसी इंडिया ने ये दिखाया कि इतनी करेंसी हमने इंडिया में लाकर डाली है, इतनी करेंसी हमने लोगों को बांट दी है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो उसमें से नोट के फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में प्रिंट कितनी हुई है? अगर आप सोचोगे ना तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा। आप सोचो कि जो आप करेंसी देखते हैं, जो आपके पास पैसा है, अगर लमसम अमाउंट आपके पास ज्यादा है तो वो कहाँ है? आपका पैसा बैंक में है। ये किस फॉर्म में होता है? आपको कैसे दिखता है? सिर्फ एक एसएमएस के थ्रू कि इतना दिख रहा है आपके पास, डिजिटल दिख रहा है? अब समझो, तुम्हें डिजिटल जो दिख रहा है, इससे ये समझ में आता है कि भैया अगर तुम कल को कैश निकालने जाओगे तो एक लेवल तक तुमको कैश मिलेगा, उसके बाद वो नहीं देंगे। हाँ, मतलब तुम बहुत बड़ा, अगर आज अंबानी बोल देना कि जितना मेरे पैसा बैंक में जमा है, एक काम करो वो मुझे कैश निकाल कर दे दो, तो आरबीआई मना कर देगी। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई?
ये क्या बात हुई भैया, अगर उसके 500 करोड़ रुपए बैंक के पास जमा है तो बैंक दे क्यों नहीं रहा है, कैश कैश क्यों नहीं दे रहा है? तो आरबीआई क्या बोलेगी, कैश फॉर्म में नहीं है। हमने, आरबीआई जितनी भी करेंसी इशू करती है, अगर 100% की बात करो तो बस हम 20 से 30% ही हम क्या करते हैं, कैश बनाते हैं। ये भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब समझ रहे हो तुम, कि अगर तुम पूरे जमाने से जाके नोट इकट्ठा करके ले आओ ना, तो भी तुम नहीं कर सकते, पूरी करेंसी नहीं हो सकती वो। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम कैश जो जमा करते हो इसलिए तो तुम्हारे डिजिटल में दिख रहा है, तो तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे नोट रखे हैं जिसमें तुमने कुछ लिखा भी है तो तुमको दोबारा मिल जाएगा। वो नोट सर्कुलेट करने के लिए जितने लोग लिक्विड फॉर्म में डील कर रहे हैं, और उनके लिए है। ये और कम होता जा रहा है आफ्टर कोविड, इन्होंने नोट छापना कम करते गए। क्यों? क्योंकि सब डिजिटल पेमेंट पे आने लगे। नहीं तो पहले नहीं सोचा था इंडिया के बारे में, लोग मजाक उड़ाते थे कि भाई ये लोग कभी डिजिटल पेमेंट में नहीं आएंगे, लेकिन हमने जब पेटीएम, गूगल पे और ये, और खतरनाक रिकॉर्ड बना दिए हमने। हाँ, हमारा यूपीआई है और हमने यूपीआई का रिकॉर्ड ऐसा बनाया कि हमारा देश तो छोड़ो, हम किसी और देश में भी जाएंगे तो ये चलता है। दुबई में, सिंगापुर, अभी बहुत सारे देशों ने अलाउ कर दिया कि आप अपना यूपीआई, मतलब पहले बहुत दिक्कत होती थी भाई, हम अपन जाएंगे तो करेंसी क्या करना पड़ता था, एक्सचेंज कराना पड़ता था। और जब करेंसी कन्वर्ट कराओ तो हमको ना एज अ इंडियन ना बहुत बुरा लगता था, क्योंकि आप उस लाइन में जब लगे रहते हो ना, ये वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर करके एक वो है। जैसे मैं बाहर जा रहा था तो मैं एक बार पैसे लेके गया, मैंने बोला भाई पैसे तो कन्वर्ट कराने हैं। मेरे सामने जो बंदा लाइन में लगा था वो यूएस जा रहा था। आप विश्वास नहीं करोगे, वो बैग लेके आया था पूरा पैसे का, ऐसे बैग। और उसने ना ऐसे बैग रखा अंदर और उसने पैसे गिने, ये और उन्होंने बोला यूएस डॉलर कन्वर्ट करना है, उन्होंने कन्वर्ट किया और ऐसे पैसे इतने से दिए। सोच कर देखो, वो बैग खाली ले गया और वो पैसे उसने बस पर्स में रख लिए और ऐसे पर्स अपने जेब में रख लिया। करेंसी की ताकत। मैंने उस सामने वाले बंदे को देख के समझा कि भाई इतना पैसा दिया और कुछ डॉलर मिले उसको। मतलब समझ रहे हो ना, जो उसने पर्स में रख लिए और वो बैग भर के इंडियन करेंसी दे के गया। क्या बात समझ में आ रही है? ये होती करेंसी को, जब तुमको उस समय इंडिया के बारे में, तुमको अपने देश के लिए लगेगा अरे यार कुछ करना है यार, ये क्या हो रहा है, मतलब अपन क्या कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो फील आता है। अब बाकी कहीं ऐसे कहीं जाओगे जहां पर करेंसी इंडिया की ज्यादा है और उनकी कम है, तो तुमको भी अच्छा लगने लगेगा कि अरे यार, जैसे बाली आली जाओगे तो तुम्हारी इंडिया की ज्यादा, उनकी कम है, वियतनाम। लेकिन हाँ, तो इससे तुमको वहां, लेकिन छोटे देश जाता कौन है इतना ज्यादा, वो ये कि आप हमेशा बड़े से ही कंपैरिजन कर रहे हो। तो जनरल तौर पे ये क्या है, डिजिटल पेमेंट जो है इसको बढ़ावा देना जरूरी भी है, क्योंकि इसके थ्रू क्या, गवर्नमेंट को टैक्स बिल्कुल क्लियरली मिल रहा था। आरबीआई हमेशा ऐसी चीजें करता है जिससे उसको ना टैक्सेस वगैरह अच्छे से क्लियरली मिले। आप कैश पे डील करोगे तो टैक्स चोरी होगा। जितने बिजनेसमैन हैं जो कैश में डील करते हैं वो चाहते हैं उनका पैसा बैंक अकाउंट में ना जाए, क्योंकि जैसे ही बैंक अकाउंट में जाएगा तो कौन देख लेगा, आरबीआई किसको बता देगा, टैक्स डिपार्टमेंट। और अगर आप एक फ्लक्चुएशन से ज्यादा घूम रहे हो, जब आपका पैसा यहाँ वहाँ हो रहा है, तो टैक्स डिपार्टमेंट आपको अच्छे से नजर रख के आपको जितना टैक्स वैक्स है सब लेगा। और अगर आपने जो भी चोरी चारी करी, और अगर आप मतलब नहीं हो इतने रसूख वाले कि बच जाओ, तो फिर आपके पास नोटिस वगैरह भी आ जाएंगे। फिर उसका हो सकता है छापा पड़ना, ये वो, जो हमारे देश में शान की बात होती है कि अगर आपके घर में छापा पड़ जाए तो आप बाहर निकले, देगा तब ऐसा है छापा पड़ा है, तो अगला भी बोलता है, अरे भाई इज्जत बढ़ जाती है बहुत कि छापा पड़ा है बेटा, मतलब समझ रहे हो। दूसरे दिन साहब किसी और देश में रहो तो साला रहने का मन ना करे, अब लगे छोड़ दो, कोई बात नहीं करता फिर, मोहल्ले के लोग नहीं बात करें, सोसाइटी बात नहीं करेगी, कहीं भी आपको कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, ऐसी हालत हो जाती है। ऐसा न्यूजीलैंड वगैरह में होता है। और इंडिया में क्या होता है, हाँ भाई, तुम्हारे घर के सारे लोगों से, आंटियां आंटियां लोग आंटियों से बात करेंगे, बच्चों से, दो तीन स्कूल के बच्चे चमकने लगेंगे, जानते हो कौन है वो, उसके घर में छापा पड़ा था। हम्म, मतलब ऐसे उनकी इज्जत बढ़ जाएगी, शान की बात हो गई। ठीक है, ये नहीं बोलेगा कोई देश का गद्दार है, चोर है, ये सब नहीं बोलेंगे उन्हें। समझ रहे हैं?
हमने हमेशा से ऐसे ही किया ना, हमने चोर को भी इज्जत दी, हमने चोर के ऊपर भी पिक्चर बनाई है, और वो हीरो है हमारा, क्योंकि हम उसको देख के बोलते धूम मचा ले, धूम मचा ले, बैंक लूट के गया है, धूम मचा दी। हम खुश, हम हमारा नेचर ऐसा है, हम खुश होते हैं उसमें। हमारी डायरेक्टर में वो कला होती है कि वो चोर को भी तुम्हें हीरो दिखाएगा। जब तक वो तुम्हारे घर में ना हो, तब तक तुम उसको हीरो ही मानोगे। क्या चोरी करी है यार, क्या दिमाग था, है ना। स्कैनर जो आपको मिल रहा है, वही स्कैनर का कोड बिल्कुल सिस्टम वैसे ही रहेगा, लेकिन बस आपको क्या करना, पहले एक उनकी तरफ से एक ऐप अप्रूवल होती है, जिसमें वो आपके पैसे को वॉलेट के थ्रू उनकी करेंसी के हिसाब से कर देते हैं। तो तुम पेमेंट जब भी करते जाते हो तो वहां की गवर्नमेंट उसके हिसाब से लेती जाती है पैसे। हमारे यहाँ भी तो लोग आए थे, तो उन्होंने पेमेंट करी थी प्रॉपर छोटे छोटे जगह पे जाके, तो क्यूआर कोड वगैरह से। हाँ, वॉलेट, हाँ, वो वॉलेट को कनेक्ट कर देंगे वो लोग, और वो जिस भी तुम देश में गए हो ना, उनके उससे कनेक्ट होता है, फिर वो करेंसी अपने आप चेंज होती जाएगी, फिर तुम्हारा कुछ नहीं, तुम नॉर्मल पेमेंट कर रहे हो, और वो वहां से उनकी पेमेंट में हो रही है उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो डेवलपमेंट रोल है ये इन्हीं के हैं, कि ये लोग का काम है कि भाई कैसे इन लोग को चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। सारी वो चीजें जो इनका डेवलपमेंट का जो पेमेंट सेटलमेंट है, ये लोग इनको उसको अच्छे से चला रहे हैं, क्योंकि भाई ये बात सही है कि अगर आप पैसे को देखें, और अगर पैसे की बात करें, तो इंडिया भाई पैसा, अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर इसका नॉलेज इधर उधर हुआ आपका, तो आप डूब जाओगे। मतलब आपको समय नहीं लगेगा, मतलब एक ऐसी चीज है जो मतलब आपको समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ा सबसे स्ट्रांग सिस्टम जो है वो आरबीआई का ही है, और इसको जरूरी है कि हमें उसको रखना पड़ेगा। आप लोग को पता है कि अपन डरते हैं ना कि कहीं वर्ल्ड वॉर ना हो जाए कहीं, तो अब खतरा इस बात का नहीं है कि वर्ल्ड वॉर होगा तो कोई तुम्हारे देश तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो सीधे बम फेंक देगा, तुम फूट जाएगा, मर जाओगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा डर है वो डिजिटल वर्ल्ड वॉर का है। वो ऐसा है कि मतलब आरबीआई के उस आरबीआई की साइट हैक करना, उसमें एंटर कर जाना, लोगों के अकाउंट के जो सिस्टम है, कि तुमको पता है तुम्हारे पास 2 लाख, तुम्हारे पास 3 लाख, तुम्हारे पास 1 लाख, तुम्हारे पास 10,000, तुम्हारे पास ऐसे सबको पता है, अपने अपने एसएमएस आ रहे, उस सिस्टम को बिगाड़ देना, कि तुम्हारा मैसेज ब्लैंक हो गया, तुमको पता ही नहीं चल रहा है, तुम जा रहे हो आरबीआई को प्रूफ करने, और वो बोल रहे भाई मेरा सिस्टम खुद ही हैक हो गया, पूरा डिजिटल करेंसी किसी और ने मार लिया। बात समझ आ रही है। ऐसे ऐसे लोग हैं। एक हैकर था, उसने हैक कर रखा था बैंकों के बहुत सारे अकाउंट्स को, एक बैंक को टारगेट किया था, और जितने नंबर हो, अब इतने करोड़ों में अकाउंट होते हैं, सबके अकाउंट से सिर्फ 1 रुपए चोरी किए। बहुत सारी हो सकती है क्योंकि मैंने नहीं देखी, लेकिन उस बंदे ने सिर्फ एक, मैंने उसके बारे में पास पढ़ा था, क्योंकि उस बड़ा इंटरेस्ट था मुझे इस बारे में। सोचो तुम्हारे अकाउंट में तुमने, अबे तुम 25,221 रुपए भी रखे हो, अब वो 21 का 20 हो जाए, तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन सोचो अगर करोड़ों के अकाउंट से वो 1 रुपए गायब करता है। समझ रहे हो? डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो चुका है, हैकर्स का डर इतना ज्यादा हो चुका है, क्योंकि और वो फंसना नहीं चाहते, तो सिर्फ 1 रुपए चोरी किया, ना तुम कंप्लेन करोगे, ना किसी और को रिपोर्ट होगी, ना पता चलने वाला है। सबको अपना 1 रुपए, किसी को पता ही नहीं होता, सबको अपना स्टार्टिंग का फिगर याद होता है। बात समझ आ रही है? कोई ऐसा है क्या जो, मतलब मुझे बता दो कि कोई ऐसा है क्या जो ये बिल्कुल याद रखे, मेरे पास तो भैया 25,221 रुपए हैं। तुम कभी 1 रुपए गया तो तुम बोलोगे, जाओगे बैंक के पास? अब 1 रुपए तो छोड़ दोगे तुम ऐसा ही। अब जनता कितनी है इंडिया में, आबादी कितनी है? 140। इंडिया में अगर देखे तो सभी का, अगर 1 रुपए बस उड़ाते हो, तो भाई साहब मजे ही मजे। ठीक है। द डेवलपमेंट रोल एंड द पेमेंट सिस्टम, ये बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाता है, टाइम टाइम इसको चेक किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत महान लोग ऐसे आ जाते हैं, और ऐसे महान लोग जो जो मतलब बाहर से हैं, और अगर बाहर से हैं तो वो लोग भी ये क्या करते हैं, लगातार हमारी साइबर सिक्योरिटी किसी ना किसी को पकड़ती है कि जो क्या करने की कोशिश कर रहा था,
कोशिश कर रहा है उसको हैक करने की, उसके जो सिक्योरिटी चैनल्स हैं उसको तोड़ने की। क्योंकि क्या है, इंटरनेट की दम पर ही चल रहा है सब कुछ। अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार है, तो वो सब कर लेगा और वो घुस जाएगा उसके अंदर। अब ये है कि भाई, अब वो लोग बनाते जा रहे हैं, बिल्ड करते जा रहे हैं इस तरीके से कि किसी भी तरीके से क्या हो जाए कि ये डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि दो चीजें इंडिया की सबसे बड़ी है बेटा, एक है स्टॉक मार्केट, दूसरा आरबीआई का बैंकिंग सिस्टम। आप ये याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट को हैक कर कर अगर आपकी करेंसी को गिराना है, शेयर मार्केट को गिराना है, इसका मतलब देश बर्बाद। समझ रहे हो ना, ये कंपनियां खत्म, सब कुछ हिलाकर रख देंगे ये लोग। तो ऐसे भी लोग हैं जो बैठे रहते हैं, यही करते रहते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं अपनी। महाराष्ट्र का एक 10th क्लास का बच्चा है, उसने 3-4 बार बड़ी बड़ी साइट हैक कर ली। 10th फेल है शायद, उसको बस 8-9 में बोला मेरे को कंप्यूटर चाहिए। महाराष्ट्र के किसी गांव का लड़का है, उसके घर वालों ने उसको दिला दिया। वो सिस्टम में बिल्कुल घुसा रहता था, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी। सिस्टम पे करते 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 2-3 बार उसने साइबर सिक्योरिटी अपने यहाँ का उसको क्या बोलते हैं, इसको हैक कर लिया था, सीबीआई को, सीबीआई की साइट को हैक कर लिया था। उसको हैक किया, फिर इसको हैक, फिर गवर्नमेंट की बहुत सारी साइट को जब हैक कर लिया, तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने इसको मतलब क्या किया, उसको वापस बोला इधर आओ तुम, और उसको ले गए। बोले काम करो, मुझे बताओ कैसे कैसे तुम हैक करते हो। तो उसने रास्ते बताए, बोला जितने रास्ते हैं वो बताओ। फिर उसके बाद बोला कि अच्छा इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर उसने खुद ही प्रोटेक्शन की लगाना चालू करी, बोला कि ऐसे ऐसे करके इससे बच सकते हैं। सरकार ने बोला अब तुम यहीं रहो, जो पैसे वैसे हैं तुम्हारे घर वालों को बोल दो तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है, खुश रहो। वो बंदा अब यही काम करता है। हमारे जितने गवर्नमेंट की जितनी भी बड़ी साइट्स हैं, उसके जितने भी बग्स हैं, मतलब कि जिन प्रॉब्लम की वजह से लोग एंटर कर जा रहे हैं, और वो उसको वो क्या कर रहा है, ढूंढ ढूंढ के निकाल के गवर्नमेंट को बता रहा है, और उस पर क्या कर रहा है, और वो बहुत बड़ी टीम लीड कर रहा है। अब नाम क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इम्प्रेस था कि 10th क्लास का बच्चा ऐसा कर सकता है, बताओ। और अपने यहाँ बहुत हैं, एक नहीं है। एक बंदा है जिसने गूगल की साइट को हैक कर लिया था। गूगल की साइट को हैक कर लिया मतलब खतरनाक, हैक करके छोड़ दिया। छोड़ भी दिया कि मतलब उसको पता था कि पंगे हुए, तो हैक किया, साइट को मेल किया, बोलता तुम्हारे यहाँ ये दिक्कत है, इसकी वजह से ये हैक हो रहा है, और ऐसा ऐसा है, और फिर वापस भेज दिया उसको। बहुत ईमानदार, इंडिया के लोग बड़े ईमानदार इस मामले में। गूगल को भेजा, फिर माइक्रोसॉफ्ट को हैक कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट को भी हैक किया था और गूगल को भी हैक किया था। इन उसको ले गए, अमेरिका ही ले गए उसको। वो उन लोग ने उसको ऑफर दे दिया कि आ जाओ, क्योंकि ऐसे लोग, वो लोग खुश हो जाते हैं भाई कि भैया चलो चलते हैं, ये बहुत सही हुआ। हमारे यहाँ क्या करेंगे, जेल में डाल दो साले को, डंडे मारो ठीक हो जाएगा। इंटरनेट बंद कर दो उनके। ठीक है, चलिए अब गवर्नर की बात करते हैं। गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जी अभी इसके क्या है, चीफ गवर्नर है। इसके बाद डिप्टी गवर्नर के बहुत सारे नाम दिए, लेकिन हाँ जो चीफ होते हैं, जो मेन होते हैं, उनका नाम ज्यादा आता है। ये यही लोग हैं जो क्या, शक्तिकांता दास। हम्म। हाँ, मेनली क्या है ना, आप लोग से गवर्नर के नाम ऐसे मतलब, और जैसे सेबी की चेयरपर्सन कौन है ना, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये सब चीजें ना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये लोग जो है ना, ये सीएस में सबसे ज्यादा इनका काम होता है। ये लोग कुछ भी बोल रहे होते हैं तो समझ जाओ कि तुम्हारी अब एक बला आने वाली है। नोटिफिकेशन पढ़ना, समझना, है ना। मैं तो नहीं करता, पिंकी मैम तो बाप रे, मतलब इन लोग कहीं भी दिखते मेरे को तो गुस्सा आ जाता है। क्योंकि जितनी देर तक ये लोग बकवास करते हैं, उतनी देर तक वो देख रही होती है, और मैं कुछ और नहीं देख पाता। तो बस मुझे देखना है अपने हिसाब की चीजें, थोड़ा सीरीज वीरीज, हाँ ये वो कोरियन सीरीज सब देखता हूँ मैं। सबका टाइम बटा हुआ है मेरा। चलिए आज जो बताने वाला हूँ, एक रेपो रेट्स एंड ऑन, इनके बारे में। ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है शायद, लेकिन आपको याद हो या ना, लेकिन 12th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। पॉलिसी रेपो रेट एंड इन रिजर्व रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। यहाँ पर आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ बस, हो सके तो आप भी इसको अपनी समझ से लिखिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। ये बोलता है ऐसा है कि मतलब देखिए, डेटा अब चेंज होता जाएगा ना, ये 23 अभी 24 का अलग चल रहा है, अभी अलग बनता है, लेकिन समझते चलते हैं होता क्या है। बेसिक मतलब समझना है इनके। पॉलिसी रेपो रेट होता क्या है, 6.5% जो इंटरेस्ट लग रहा है। इंटरेस्ट समझते हो सारे लोग? किसी को इंटरेस्ट समझने में दिक्कत तो प्लीज बता दो, तो मैं एक बार इंटरेस्ट समझा दूं। ब्याज, मतलब कि आप कुछ भी किसी से लोगे तो बदले में आपको चुकाना पड़ेगा
ब्याज मतलब अगर तुम मुझसे बोलते हो कि भैया पैसे दे दीजिए, मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने बोला कितने चाहिए, तुमने बोला 100 रुपए, मैंने बोला 100 रुपए, तो तुम ठीक है ले लो, तो तुमने मेरे को बोला कि मैं इंटरेस्ट दूंगा, इंटरेस्ट बोलो, मैंने ठीक है भाई, तो 100 रुपए का तुम बोल रहे हो कि मैं तुमको आपको 105 रुपए दूंगा, मतलब मुझे कितना ब्याज मिल गया है, 5 रुपए। तो अब उसको परसेंटेज में निकालना आसान है, ठीक है। तो आपको ब्याज समझ में आ गया, तो ब्याज ही खेल है पूरा बैंक का, पूरा बैंक इसी से चल रहा है भाई। अब ब्याज की दम पर ही उसने क्या किए, सारे वो सिस्टम बनाए हुए हैं। पहले तो आपको बात बता देता हूं कि आप बैंक को जो समझते हो कि बैंक के पास क्या है, उसका खुद का पैसा रखा है क्या? बैंक जब भी कोई बैंक को लूट के जाता है, लोन लेके भाग जाता है, विजय माल्या, मोदी, ये लोग भाग गए, तो बैंक का पैसा लेके भाग गए? नहीं भाई, बैंक का पैसा कुछ नहीं होता, बैंक एक कंपनी है। बैंक ने अपनी अपनी अपने बारे में ये बोलकर रजिस्टर्ड किया कि हम एक बैंकिंग कंपनी है, और हम लोग क्या करेंगे कि भैया आपको सर्विस देंगे। हम क्या करेंगे, जनता को बोलेंगे, बहुत सारी जनता को बोलेंगे अपना अकाउंट हमारे यहाँ खुलवाओ। जनता बोलेगी ठीक है भैया, हम आएंगे आपके अकाउंट खुलवाएंगे। और क्या करेंगे, ये जनता बैंक को पैसा देगी, जो ये पैसा देगी वो पैसा इनके पास रखा रहेगा, वो इनका क्या है, गुल्लक है। इस गुल्लक में इनका पैसा रखा है, कोई बोलेगा एफडी के नाम पर रख लो, कोई बोलेगा भैया सेविंग के नाम पे रख लो, सेविंग अकाउंट, ये आपका पैसा रखा हुआ है। लेकिन बैंक आपको वादा करती है कि भैया हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे? ब्याज देंगे। मतलब कि भैया अगर आप ये पैसे रख के बैठे हो तो टेंशन मत लेना, जब भी कुछ होगा तो हम आपको क्या देंगे, पैसे देंगे। और इंटरेस्ट ये लोग बोलते हैं कि भैया हम आपको 5% मान लीजिए देते हैं। कितना दे रहे हैं? 5%। मतलब अगर तुमने बोला कि भाई 5% तुमको बढ़कर मिलने वाला है, तो तुम जितना पैसा रखोगे तुमको हर साल 5% उस पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है। तो अब तुम समझ गए कि भैया चलो अच्छा है, पैसे मिल रहे हैं, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब समझते हैं, ये बोलते हैं कि ये पैसे रखकर बैठे हैं, तो पैसे तो अपने आप थोड़ी ना बढ़ रहे हैं, इवन और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से उसकी साला और गिर भी जा रही है वैल्यू। तो ये पैसे को क्या कर रहे होते हैं, ये पैसे को किसी ना किसी को ढूंढ रहे होते हैं कि भाई किसी को लोन चाहिए क्या। अब भाई किसी को लोन चाहिए तो आ जाओ, किसी को कार लोन चाहिए तो आ जाओ, किसी को हाउस लोन चाहिए तो आ जाओ, ऐसे करके बुला रहे हैं। किसी को बिजनेस लोन चाहिए तो आ जाओ। क्या बात समझ में आ रही है? लोगों को बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया हमसे पैसा ले लो। और इन लोग जैसे ही लेने आए, बोले हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि अब ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं भैया बैंक दे दीजिए, हमें लोन दे दीजिए। तो बैंक क्या बोलती बड़ी होशियारी में, भैया आपको लोन मिलेगा लेकिन कितने में। बात समझ में आ रही है क्या? सबके अलग अलग है। लेकिन भाई ये क्या कर दिया, कैश किसका है, जनता का। और दे किसको रहे हैं, जनता को। और लेकर रहे हैं इंटरेस्ट, बीच में बैठे बैठे 5% फ्री का। क्या बात समझ में आ रही है? भाई इन दोनों को अगर तुम देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि भैया इससे 10% ले रहे हैं और इनको 5% दे रहे हैं, मतलब शुद्ध 5% किसके पास चला गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझ आ रहा है? मतलब ये जनता के पैसे से ही पैसा कमा रहे हैं, और मेन गेम इसकी क्या है, इंटरेस्ट। अब ये गेम समझाता हूं। सपोज करिए कि अब क्या हुआ, आपने तो पैसे दिए बैंक को, अब क्या समझकर कि भाई मेरा पैसा यहाँ पर सेफ है, बढ़िया है, चोरी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो होगा। सारी चीजें डिपेंड कर जाती कि भैया अब वो जो बैंक है वो कौन सा बैंक है। अगर गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है या प्राइवेट बैंक है, जो भी है, ज्यादातर आप गवर्नमेंट बैंक पे भरोसा करते हो, प्राइवेट पे कम करते हो। लेकिन कुछ लोगों को अंतर ही नहीं पता होता, वो नॉर्मली क्या करते हैं, दोनों को एक ही समझते हैं। लेकिन अब कुछ लोगों को क्या होता है, डर होता है, किसी को सरकार पे डर होता है कि ये मेरा पैसा डुबा देंगे। लेकिन सरकार के साथ फायदा ये है कि वो कहीं का पैसा यहां से वहां कर देते हैं, उनका तो यही सिस्टम है ना। और वो बैंकों की बेइज्जती नहीं होने देना चाहते, क्योंकि जैसे ही बैंक की बेइज्जती करेंगे तो क्या होगा, लोग अपना पैसा निकालने लग जाएंगे, और फिर क्या होगा, ये मटकी खाली हो जाएगी। अब मटकी खाली हो गई तो क्या होगा, बैंक की सच्चाई सामने आ जाएगी। ये जो बिजनेसमैन जिनको लोन मिल रहा है इनको मिलना बंद हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रही है बात? कुल मिलाकर कुछ लोग क्या करते हैं, लोन लेकर अगर भाग जाते हैं, ये जो बिजनेसमैन मतलब दो मान लो कि भाग गए, और आप बोलते हो कि अरे आपने देखा कि भैया ये क्या हुआ, एसबीआई के लोन लिए वाले लोग भाग गए हैं। और आप बोल रहे हो अरे एसबीआई में तुम्हारा भी अकाउंट है, और तुम बोल रहे हो अपना पैसा थोड़ी गया है, बैंक का गया है।
बैंक ने कौन से पैसे लगाए थे और इस मटकी में किसका पैसा था? तो तो भैया हम क्या करें? वो भागा तो हमारे देश में तो लोगों को पड़ी भी नहीं है, पेपर पढ़ते हैं, अरे भाग गया क्या है यार, किसका गया? एसबीआई का ना। हमारा पैसा थोड़ी ना लेके भागा है, एसबीआई का लेके भागा है। और हमको जब चाहिए होगा हम जाकर ले लेंगे अपना पैसा। इनमें से मान लो कि ये दो लोग समझ गए कि भैया पैसा लेके भागा इंसान, पैसा नहीं मिलेगा, जल्द से जल्द क्या करो, अपना पैसा इस मटकी से वापस ले लो। अब ये दो लोग क्या हुआ, दौड़ लगा के पहुंचे बैंक के पास, बोले भैया हमारा पैसा हमको वापस कर दो। तो जैसे ये दो लोग जाते हैं, बैंक का सिस्टम इतना लाजवाब है कि अगले दो लोग फिर अकाउंट खुलाने आ जाते हैं, तीन लोग आ जाते हैं, चार लोग आ जाते हैं, अपनी एफडी कराने आ जाते हैं। तो जैसे ये दो लोग जाते भी हैं तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, ये गए और हमारे पास क्या हो गए, नए आ गए। क्या ये चेन समझ रहे हो? ये तब तक चलता रहेगा जब तक लोग गए और फिर नए आ गए। कई बार समझ में आ रही है? मैं इसी क्लास में तुम लोग में से आधे लोगों से पैसे ले लूं और आधे लोग को लोन दे दूं, और कुछ लोग अगर जब तक चल रहा है इंटरेस्ट आ रहा, मैं कमा रहा बढ़िया, लेकिन कुछ लोग भाग गए, तो मैं डरूंगा कि तुम सब ना आ जाओ पैसे लेने, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है। वो तो भाग गए ना तुम्हारा पैसा लेके। अब इनमें से कोई एक ही दो हैं जिन्होंने बोला कि यार मेरे घर पे मेरे को जरूरत है, एक काम करो आ जाओ पैसे। मैं बोले भगवान क्या होगा, मैंने तुमको बोला कल आप पैसे ले जाइए पूरे, ठीक है? और मैं बोल रहा भगवान क्या होगा क्या होगा, अगला भाला माने से एक और आ गया, बोला अरे भैया अकाउंट खोलना था, अरे आओ आओ खोलो, हाँ एफडी बनाओ, ये करो वो करो, सब लाओ तो बहुत बढ़िया पैसे आए, मेरे बच गए। अब तुम आए पैसे, हाँ ये लो अपना पैसा जाओ, तुम ही को क्या, तुम पगले हो पैसे ले जा रहे हो, जाओ अपना देखे। हाँ, नहीं तो और चार बातें सिखाएंगे, एफडी कर लेते तो अच्छा रहता, फालतू क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो पैसा अपना, ये वो ऐसा, ये एसआईपी कर लो, वो कर लो, ये कर लो, पैसा करके यहीं वापस पैसा दे दो, यही जिंदगी है। और आपने अगर जैसे ही इस बात को बाहर, अब बैंक क्या करता है, पैसा देने में भी नानाकानी नहीं करता। भाई भरोसा नहीं टूटना चाहिए, अगर किसी कस्टमर ने पैसा बोला तो 1 से 2 दिन के अंदर देना ही है। आरबीआई ने बोला है ये, क्योंकि उसका पैसा जमा है, आपको देना, आनाकानी मत करना। अगर आप आनाकानी करोगे तो वो कस्टमर है, इंडिया का कस्टमर है, समझदार नहीं है, 10 को बता देगा कि ये लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, और ये उसके पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है वो। क्योंकि अगर चुपचाप जाके अकेले अपना लेता, भले 10 दिन लग जाते और ले लेता ना, तो बैंक दे देता। लेकिन अगर तुमने क्या किया, सबको बता दिया अरे ये लोग पैसे नहीं दे रहे यार, अब बताओ घड़ा बचा कि नहीं बचा? सिस्टम समझ में आ रहा है? मतलब बैंक की सच्चाई समझ आ रही क्या हो रही है? मतलब ये सारे के सारे पहुंच गए, हमारा पैसा हमको वापस करो। अब भैया जो बची खुची उसकी इज्जत थी वो भी तुमने क्या कर लिया, बर्बाद कर दी। क्योंकि बैंक संभाल के चल रहा था, बोल रहा था भाई किसी तरह करके इसको दे देंगे, किसी और बैंक से लोन लेकर दे देंगे, आरबीआई से पैसा लेके दे देंगे, आरबीआई भी लोन देता है बैंक को, तो उससे लेकर दे देंगे और नमस्ते कर देंगे, भाई शांति से चला जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, कस्टमर तो इंडिया का है, जब तक गम को शेयर नहीं करेगा तब तक उसको हल्का नहीं होगा। तो वो क्या करता है, वो सबको बता देता है और पूरी पब्लिक पागल हो जाती है, सबको फिर आज ही पैसा चाहिए भले जरूरत ना हो। अब बैंक क्या हो जाता है, फिर असलियत सामने आ जाती है कि भैया पैसा तो है नहीं। ऐसा रिसेंटली एक बैंक के साथ हुआ, सारे लोग पहुंच गए उसके साथ, तो भैया पैसे तो पैसे तो पैसे, हमारी हालत खराब हो गई, हंगामा हो गया। सबने बोला अरे ये क्या हो रहा, वो क्या हो रहा है। फिर फटाक से क्या हुआ, आरबीआई ने बोला अरे टेंशन नको लो, एसबीआई है, हम इसको इसको क्या करते हैं अभी पूरा, उसको बोल देते हैं, वो क्या करेगा, होल्ड करेगा सारी चीजें, वो समझेगा, तुम टेंशन मत लो। तो एसबीआई के पास तो बहुत पैसा था, बहुत अकाउंट खुले हैं वहां पे, बहुत पैसा है इंडिया का, कोई टेंशन नहीं है। और वहां पर कितने भी आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे फर्क नहीं पड़ रहा है, आने वाले लोग ज्यादा हैं जाने वाले लोग कम हैं, तो टेंशन नहीं है। तो ये गुल्लक पर्याप्त भरा हुआ है एसबीआई के पास, उसने भी अपना क्या कर दिया, इस तरीके से यस बैंक को बचाया। क्या ये बात समझ में आई? कुल मिलाकर अगर सारे लोग अपना पैसा निकालने जाएंगे तो स्टार्टिंग के कुछ लोग हैं जिनको पैसा मिलेगा, और कुछ लोग हैं जो बोले, जिनको बोला जाएगा अब तो पैसे खत्म, क्योंकि तुम लेट आए। क्या ये बात समझ में आ रही? रखा इसी में था, लेकिन ये लोग लेके भाग गए, अब तुम बाद में आए तो तुमको नहीं मिलेगा। तो आखिरी के अगर देखा जाए तो 30% लोग बिना पैसे के जाएंगे। कैसे मिलेगा, जब बैंक बोलेगी या बैंक बर्बाद हो गई तो कुछ नहीं कर सकते। अभी तुम शुक्र मनाओ कि इंडिया में हो, यहां पर क्या होता है कि इसका वहां से इसका वहां से करके लोग सही कर देते हैं, आपको भी पता नहीं चलता, फिर वापस नीचे सब सही हो जाता है, ठीक है?
वो लोग आपस में समझते हैं। चाइना में अभी एक केस हुआ था, वो बताऊंगा उसके बारे में। बैंक के बाहर उन लोग ने ना बंदूक लगा के लोग खड़ा कर दिया, आना नहीं पैसे लेने। भाई उनका पैसा, और मना कर दिया, और बोला कि अगर आओगे यहाँ भीड़ लगाओगे तो गोली मार देंगे तुमको। शांति बनाए रखो, मिल जाएगा पैसा, सब लोग भाग जाओ। ऐसा बोला उनको। क्या बस अजय, अब तुम लोग से ज्यादा वो लोग बैंकिंग पढ़ते हैं, समझते हैं उस चीज को। साउथ के लोगों को देखो, उन लोग देखो न्यूज पढ़ते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि भाई ये तो गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कैसे बैंक भाग गया, कैसे पैसे लेके जाने दिए उसको। उनको दिक्कत है। और आप क्या बोलते हो, अपने पैसे थोड़ी गए हैं। अपन को टेंशन भी नहीं है, अपने पास है ही कितना। ले जा साले, वो भी ले जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को अब ये जो समझाऊंगा, ये नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि इससे क्या होता है, बैंक कब कब क्या करने वाला है, दूसरे बैंक से या आरबीआई से लोन लेकर अपने आप को कैसे बचाता है। ठीक है, अब तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि तुमको ये भी पता था पॉलिसी रेपो रेट होता है, ये होता है बैंक क्या करता है, आरबीआई से पैसा लेता है, फिर उसके बाद ऐसा करता है। अभी लेकिन क्यों लेता है, क्या कहानी समझ में आ गई। ग्राउंड लेवल पे कुछ ऐसा होता है, जो अभी मैंने तुम्हें स्टोरी बताई। ठीक है, तो यहां पर फिर वो क्या करते हैं, ये एक्शन लेते हैं। अब इस एक्शन में क्या होगा, बैंक भी जाएगा आरबीआई से बोलेगा मुझे पैसे चाहिए, तो आरबीआई क्या बोलेगा, मुझे इंटरेस्ट चाहिए। ठीक, सब गवर्नमेंट के ही, गवर्नमेंट ने तो सीज कर रखा है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज एंड ऑल सब सीज कर रखे हैं। लेकिन क्या होता है, लोन इतना बड़ा होता है ना कि तुम उसको भी बेचने से तुम बहुत ज्यादा पैसे नहीं निकाल पाओगे। किसी भी चलती हुई चीज से चलते चलते पैसा अगर आ रहा है तो वो बात अलग है, उसको वो लोग चलता ही रहने देंगे। विजय माल्या के जितनी भी ऐसे बिजनेस थे जिससे पैसा आ रहा था, उसको चलाया ही जा रहा है। हाँ, गवर्नमेंट उसको लेकर किसी और को बोल देती, भैया किसी और वेंडर को दे देती कि तुम इसको चलाओ। किंगफिशर बियर उसी की है ना भाई, बिक रही है ना। लेकिन स्टार्ट उसने करिया भाई, क्यों, क्योंकि चलता हुआ बिजनेस है, मॉडल अच्छा है, बिजनेस आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, और गवर्नमेंट को चाहिए क्या था, पैसा। तो क्यों बंद करेगी वो। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई इसको क्या करो, इसको नीलाम करो, किसी और बिजनेस पार्ट को दो, और बोलो कि तुम चलाओ, हमें क्या चाहिए, तो पैसा आने दो, कोई बात ही नहीं है। चलते हुए बिजनेस को बंद करना ये देश का काम नहीं है। देश का काम है चलती हुई चीज को चलाओ, जो बर्बाद हो गई खत्म हो गई उसको क्या करो, नीलाम करो, बेचो। कोई खरीदे तो। ठीक है, चले बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन इसके बाकी के रेट्स पढ़ेंगे।